Good morning, class. Let's start the next topic of the chapter New Kings and Kingdoms, that is your Cholas. Now, the Cholas, they were basically the rulers of South India who came to power in the 9th century. That means जो सदर्न मोस्ट इंडिया का पोर्शन था, चोलास बेसिकली वहाँ पे रूल करते थे और वो कब पावर में आए? ड्यूरिंग द 9th century पर्टिकुलरली किस टाइम पीरियड पे? बिटवीन 850 to 1200 CE they came to power. They established a mighty empire in southern India during 850 to 1200. Like I told you in previous lectures of Rashtrakutas, Palas, गुर्जर प्रतिहारास ऑल्सो कि सबके अपने अपने कुछ कैपिटल होते थे जहाँ से वो अपने पूरे किंगडम की एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे. सिमिलरली चोलास ने अपना कैपिटल कहाँ पे बनाया था? तंजौर में. ये जो तंजौर है इन प्रेजेंट डेट इज नोन एज थंजावुर विच इज प्रेजेंट इन तमिलनाडु. नाउ व्हेन दे केम टू पावर इन द 9th century, दैट टाइम वहाँ पे पल्लवास ऑलरेडी रूल कर रहे थे इन द सदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया. सो दे ओवरथ्रोड देम एंड केम टू पावर. नाउ क्लास, डोंट बी कंफ्यूज्ड कि कभी हम चौलक्यास की बात करते हैं, कभी राष्ट्रकूटास आ जाते हैं, कभी पल्लवास आ जाते हैं, तो आखिर कौन कौन था साउथ इंडिया में? एज यू कैन सी इन द टू मैप्स, जो सदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया था वहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टीज आई थी जिन्होंने रूल किया था. लाइक योर पांड्यास, योर चौलक्यास, योर राष्ट्रकूटास, योर पल्लवास एंड योर चेरास. पांड्यास कब आए? बिटवीन 6th to 15th. चौलक्यास इन द 6th century. राष्ट्रकूटास 7th century. पल्लवास ये इससे भी पहले थे 4th century. एंड चेरास पहले 4th to 5th, then 8th to 12th. So like we can see in this map also, various dynasties in the southernmost portion of India इन्होंने रूल किया. But since we are reading about the Chola kingdom, so in this particular map we can see इस चोलास ने भी सदर्न मोस्ट पोर्शन का मैक्सिमम पोर्शन they have conquered, consisting of your Madurai, Kanchi, Thanjavur, etc. So this I am telling you कि don't be confused, कभी चौलक्यास आ जाते हैं, कभी राष्ट्रकूटास. ये इतनी सारी डायनेस्टीज थी जिन्होंने सदर्न पोर्शन पे रूल किया. और ये अभी मेनली हम बात कर रहे हैं किसकी? एंशियंट की. अभी मेडिवल मॉडर्न में फिर चीज़ें और बदल जाएंगी. नाउ अगर हम बात करें चोला डायनेस्टी की, सो इन हिस्ट्री द चोला डायनेस्टी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 फेज: योर अर्ली चोलास, योर मेडिवल चोलास एंड लेटर चोलास. What we are reading in this chapter is medieval and the later cholas. Now let's understand what is the meaning of this early, medieval and later cholas. See, earlier cholas, they existed in the टाइम पीरियड ऑफ 270 BC, मतलब 270 BC में ये एग्जिस्ट करते थे. इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल नहीं हैं. जो भी हमको इसके बारे में हिस्ट्री में सोर्सेस मिलते हैं, दे आर मेड अवेलेबल फ्रॉम द संगम लिटरेचर. उस टाइम के अगर किसी बहुत फेमस किंग की बात करें, सो हिज नेम वॉज करिकाला चोला एंड ही इज ऑल्सो ऑफन रिगार्डेड एज द अर्ली चोलास. आफ्टर 270 BC इनकी पावर डिक्लाइन हो गई थी एंड वंस अगेन दे केम टू पावर इन द ईयर 850 AD बाय ओवरथ्रोइंग पल्लवास. ये मैंने अभी बता दिया था. हम मेडिवल चोलास के बारे में भी पढ़ेंगे. एंड आफ्टर मेडिवल चोलास, सी, जब अभी हम टाइमलाइन की भी बात करेंगे, ये अभी हम पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये चोला किंगडम का ट्री है. सो ये जो उत्तम चोला तक था, ये थे आपके एंशियंट चोलास, जहाँ पे इनकी पावर धीरे धीरे कम होने लग गई. और वापस से जब उत्तम चोला के बाद राजा चोला एंड राजेंद्र वन चोला ये सब पावर में आए, तो वापस से चोलास की पावर जो है वो स्ट्रांग हो गई थी. अगर यहाँ पे देखा जाए, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ राजा चोलास वंस अगेन रीगेन्ड पावर, मतलब वापस से पावर में आए. इसी को हम क्या बोल सकते हैं? योर अर्ली चोलास, सॉरी, लेटर चोलास. सो in short, if I talk about the medieval and later cholas, I can say that about the medieval cholas, the cholas received their power in 848 और 850. कुछ बुक्स में 848 है, कुछ बुक्स में 848 और 858 AD. and after that their rule was re-established after a long time period
दैट इज आफ्टर द 3rd सेंचुरी टू 9th सेंचुरी। 3rd सेंचुरी क्यों, ये देखो यहाँ पे अर्ली चोलास हैं 270 BC, इतना पहले। उसके बाद ये कब पावर में आ रहे हैं, सीधे 850 AD में। तो टाइम गैप हुआ ना 3rd और 9th सेंचुरी में। देन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड बिटवीन 1070 to 1279 AD, the Chola Empire, it became one of the most powerful country of the world during this time. How? This we will read in upcoming topics. अब चोलास की स्पेशलिटी की और बात करें, so they had a very strong navy. That is why they extended their boundaries, or you can say extended their territories to Sri Lanka, Maldives and Malay Peninsula. As you can see in the map, मालदीव्स और मलय पेनिनसुला तक चोलास ने अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रेच किया था, जहाँ पे उनकी स्ट्रॉन्ग नेवी ने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था। नाउ आफ्टर दिस लेट्स स्टार्ट द फैमिली ट्री ऑफ चोलास। द फाउंडर of the Chola dynasty was Vijayala, that is in the year 850 CE. I already told you that Cholas came to power by overthrowing the Pallavas and made Tanjore as their capital. So he is the person, Vijayala, that means the founder of Chola Empire, who captured Tanjore from Mutrariyars in the year 1815 AD. ये मुत्रियार्स भी एक डायनेस्टी थी, ओके। आफ्टर हिम केम आदित्य वन, देन परंतका वन, परंतका टू, उत्तम चोला, राजा राजेंद्र वन एंड सो ऑन टिल कोल्लुटुंग इन द ईयर 1070 to 1122. आफ्टर दिस द चोला पावर फाइनली डिक्लाइंड। अब अगर हम पूरे चोला डायनेस्टी की बात करें, सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग्स वर राजा वन एंड राजेंद्र वन। इसीलिए आई हैव हाईलाइटेड इट फ्रॉम दिस कलर ताकि डिफरेंस समझ में आए। दे वर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग्स ऑफ दिस चोला डायनेस्टी, जिनके टाइम पीरियड पे चोलास ने सबसे ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल किए थे। नाउ लेट्स सी देम वन बाय वन। द नंबर फर्स्ट, विजयाला। इनकी स्पेशलिटी क्या थी? फर्स्ट, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। सेकेंड, ही वॉज अ फेड्यूटरी ऑफ पल्लवास। फेड्यूटरी मतलब होता है जागीरदार, मतलब इनिशियली ये पल्लवास के जागीरदार थे, फिर इन्होंने अपनी खुद की आर्मी बनाई और अपना खुद का किंगडम, दैट इज चोला किंगडम, स्टैब्लिश किया एंड ही मेड द कैपिटल एज तंजोर। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन आदित्य फर्स्ट। अब आदित्य फर्स्ट ने क्या कुछ अलग किया था? सी, ही पुट एन एंड टू द पल्लवा किंगडम बाय डिफीटिंग अपराजित एंड एनेक्स्ड टोंड्या मंडलम। अब ये जो टोंड्या मंडलम है, इट इज़ बेसिकली लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु। दिस पोर्शन इज नोन एज व्हाट? टोंड्या मंडलम। इस नाम को अच्छे से याद रखना है बिकॉज एंशियंट हिस्ट्री में ये नाम बहुत यूज में आता है। देन आदित्य वन, ही वॉज सक्सीडेड बाय प्रांतका वन। ही डिफीटेड पांड्यास and the ruler of Ceylon, but he himself was defeated in the battle of Takulam by Rashtrakuta king Krishna III. That means Prantaka I, firstly he defeated Pandyas and the ruler of Ceylon, but later on, that means in the battle between 1948 to 1949, he was very badly defeated by the Rashtrakuta ruler Krishna III in the battle named as Battle of Takolam. That is why when I was showing you the family tree, उसमें एक पॉइंट है कि आफ्टर अ गैप ऑफ 30 years चोलास रीगेन देयर सुप्रीमेसी अंडर राजा वन। अंडर हुम? राजा वन। इसीलिए इनको कहा जाता है लेटर चोलास, और ये हैं हमारे मेडिवल चोलास। Now, Raja I was one of the greatest king of the Chola dynasty. He defeated Cheras, Pandyas, Cholukyas, Rashtrakutas, annexed Sri Lanka by defeating the king Mahinda V. He didn't kill him actually, he fled away. Fled मतलब होता है भाग गया था। So, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि नॉट ओनली जस्ट इंडिया, बट इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज थी लाइक श्रीलंका,
it was also captured by the Raja Raja. He also conquered Maldives Island and annexed the northwestern parts of Ganga region. Also, he restored the वेंगी throne. वेंगी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश. अगर हम बात करें राजा राजा के लास्ट मिलिट्री अचीवमेंट की, सो इट वॉज द नेवल एक्सपेडिशन अगेंस्ट द मालडीव्स आइलैंड विच वर कॉन्कर्ड. ये उसकी आखिरी जीत थी. By this figure we can clearly understand that how powerful was the king Raja Raja I by defeating Pandya, Chera, capturing Tonda Mandalam, Maldives Island, northern parts of Ceylon, Nolamba Padi, Gangavadi, all were captured by the king Raja Raja I. Because of this only, Raja Raja assumed number of titles like Mumiddi Chola, Jayan Konda and Siva Padasekara. Raja Raja, apart from being one of a very great warrior, he also constructed the Raja Rajeshwara or Brihadiveshwara temple dedicated to Lord Shiva at Thanjavur, Tanjore. Now comes our next king, Rajendra Chola first. Now Rajendra Chola first, he was son of Raja Raja, and like him he was also one of the very greatest warriors. He, like his father, defeated the Cholukyas in the western portion, Pala rulers of Bengal, and conquered Sri Lanka by defeating Mohin V. Sorry, not Mohin, Mahinda V. Now you must be thinking किसके बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा था. So what I told that he fled away, वो भाग गया था, but finally he was defeated by Rajendra Chola first. Rajendra Chola also defeated the ruler of Sri Vijay Empire, Pandyas and Cheras. Rajendra Chola also assumed the title of Gangai Konda Chola, that means Chola conqueror of Ganga. Why? See, basically in the year 1022 CE, he led an expedition to the north by crossing the Ganga route and defeated the Pala ruler Mahipal first and the western Cholukyas. मतलब फिर उसके बाद इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडा चोला, मीनिंग द चोलर एम्परर और चोला कॉन्करर ऑफ गंगा, वेयर ही बिल्ट अ न्यू कैपिटल नेम्ड गंगाई कोंडा चोलापुरम. बेसिकली इतने टफ वर्ड्स है, लगता है कहाँ गलत ना हो जाए. गंगाई कोंडा चोलापुरम, दैट मीन्स सिटी ऑफ चोला कॉन्करर ऑफ द गंगा, नियर रिवर कावेरी. कावेरी रिवर के पास इन्होंने इसे बनाया. दैट मीन्स बिकॉज ही कॉन्कर्ड Palas and the western Cholukyas by crossing Ganga, he was given the title of Gangai Konda Chola, where he also built a new capital, Gangai Konda Cholapuram. Chola navy was strongest. This I already told you कि सबसे अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी की बात करें उस टाइम पे, सो इट वॉज ऑफ चोलास ओनली. दैट इज़ वाई अपार्ट फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एक्सेट्रा जगह पर भी वो अपने किंगडम को बढ़ाते जा रहे थे. Now after Rajendra Chola also there were Chola kingdoms like Rajadiraja, Rajendra II, Viraj Rajendra, Athi Rajendra etc. But they were not as strong as such. Gradually they started losing their power, मतलब धीरे धीरे उनका कंट्रोल जाने लगा. And the later rulers like कोलुटुंगा II, राजा राजा II, कोलुटुंगा III, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की to maintain the Chola empire, but the Chola power it gradually declined and the dynasty came to an end by the 13th century. Thus we can say the Chola dynasty it came to an end by the 13th century. The place of the Cholas were taken by the Pandyas and the Hoysalas in the south, and the later Cholukyas by the Yadavas and the Kaktayas. So with this the Chola dynasty comes to an end. Now like we studied the now our next topic is socio-political and economic setup of the Cholas. Like we read
about the administration of राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहारास एंड पालास टुगेदर, इन सबको बोला जाता है द त्रिपार्टाइट स्ट्रगल. इन द सेम मैनर we need to study about the political and administrative setup of the Cholas. It starts from the administration of the empire. So once again, like in the tripartite struggle, the empire was headed by king and council of ministers. But unlike the tripartite struggle, यहाँ पे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम नहीं थे, जैसे कि उसमें फॉरेन मिनिस्टर वॉज नोन एज संधि विग्राहिका. तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, डिपार्टमेंट है, लेकिन उनका कुछ इस तरह से अलग से नाम नहीं था. ओके, किंग एम्पायर वॉज हेडेड बाय द किंग एंड देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज हिम. द किंग हेयर वॉज नोन बाय सेवरल टाइटल्स और से नेम्स लाइक को, पेरूमल, राजा, राजाधिराज. अब ये इफ़ यू हैव सीन, आज भी साउथ के अगर बहुत से आप नाम देखेंगे तो उसमें नाम होता है पेरूमल जी, पेरूमल रामाचंद्रम जी. तो ये जो पेरूमल है ये कहाँ से आया है? दिस टाइटल इट स्टार्टेड एग्जिस्टिंग फ्रॉम द चोलास, एंड सिंस चोलास ऑल्सो यूज टू रूल इन द सदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया, इसलिए साउथ के लोग अपने नाम के आगे कभी कभी पेरूमल भी लगाते हैं. नाउ अनलाइक इन द त्रिपार्टाइट स्ट्रगल के सोशल पॉलिटिकल व्यू में, दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, हम पढ़ते थे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके अलग अलग नाम थे, लाइक महा प्रतिहारा, राजपुरोहिता. Here the officials were known as Perundanam or Sirudanam. Next comes military administration. So they also maintained a large army. इनकी आर्मी में बहुत सारी वेराइटीज़ थी. जब हम बात कर रहे थे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल की, सी अगेन एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल इज बिकॉज इफ़ यू हैव सीन दैट माई प्रीवियस लेक्चर, तो आप उसके एडमिनिस्ट्रेशन और इसके एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करके एक प्रॉपर वे में समझ सकते हो कि एक किंगडम में क्या चीज़ें अलग हुआ करती थी, क्या चीज़ें सेम हुआ करती थी. इन दैट वहाँ पे भी सबके पास एक लार्ज आर्मी थी, लेकिन सबके पास अपनी अलग अलग आर्मी थी, सबकी अपनी अलग अलग एक स्पेशलिटी थी. लाइक पालास के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स थे, प्रतिहारास के पास फाइनेस्ट कैवलरी थी, एक्सेट्रा. बट चोलास के पास हर तरह की वेराइटी थी. दे वर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग नेवी, elephants, cavalry as well as infantry. Apart from that, they were also having special royal troops which was known as काइकोला पेरूम पड़ाई. ओके, हो सकता है मैं शायद इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, सो प्लीज सी टू इट. ओके, काइकोला पेरूम पड़ाई, समथिंग लाइक दिस. ओके, दीज वर द रॉयल ट्रूप्स, स्पेशल ट्रूप्स जो होते थे इनको ये कहा जाता था. Then comes your provincial administration, प्रांतीय व्यवस्था. Now see, the whole of the empire, या आप बोल सकते हैं राष्ट्र, it was known as राज्यम और राष्ट्रियम, which was ruled by the king. This राज्यम was divided into several provinces known as mandalams, which was governed by the governors or viceroys. The mandalams were further divided into kotams या वलैंडूस. ये क्या होते थे? डिस्ट्रिक्ट, विच वॉज गवर्न बाय द ऑफिशियल्स नोन एज पेरियनत्तर. एंड दीज कोटम्स व फर्दर डिवाइडेड इनटू नाडूस, विच वॉज नोन एज ग्रुप ऑफ विलेजेस, या बोल सकते हैं क्लस्टर ऑफ विलेजेस गवर्न बाय नट्टर. मतलब ये हैं जिसमें हम चीज़ों को डिवाइड करते थे, और ये ऑफिशियल्स के नाम है, मतलब जिनको हम जिस नेम से बुलाते थे. सो दिस इज द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. चोला किंगडम में विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही अलग तरीके से होती थी. इसके लिए एक सेपरेट एक्सप्लेनेशन है दैट आई विल एक्सप्लेन, बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो वहाँ पे जो लार्ज विलेजेस होते थे, दे वर एडमिनिस्ट्रेटेड सेपरेटली बाय तान्यूर. मतलब वो विलेजेस जो बाकी विलेजेस के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा एरिया में कवरअप होते थे, या वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वेल स्टैब्लिश लोग रहते थे, दे वर they were administrated separately by the officials whose name was Tanur. And the officials they were paid by granting lands. मतलब कैश की बजाय उनको ज़मीन एज अ गिफ्ट, एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट दी जाती थी इंस्टेड ऑफ कैश. नाउ कम्स द विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन.
इफ़ वी टॉक अबाउट चोलास विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, तो चोलास की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये थी दैट दे वर फेमस फॉर देयर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मॉडल, दैट मीन्स द पंचायत राज सिस्टम। और चोलास ने सबसे पहला एग्जाम्पल एंशिएंट इंडिया में सेटअप किया था जिन्होंने इस तरह का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मॉडल स्टैब्लिश किया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है? पंचायत राज, जो ब्लॉक विलेज लेवल पे होता है। सो दिस वॉज स्टार्टेड इन मतलब इन अ वेरी प्रॉपर वे अंडर द किंगशिप ऑफ द चोलास। अब अगर हम बात करें विलेज और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सबसे पहले तो बात आती है कि हमको इसके बारे में, ये जो हम अभी इतने सोर्सेज की बात कर रहे हैं, पता कैसे चल रहा है? बाय द चोला inscriptions at Uttaramirur in Chingliput, Tamil Nadu tells Cholas practice local self government model। मतलब ये जो हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मॉडल की बात कर रहे हैं, ये हमको इसके डिटेल्ड व्यू या डिटेल स्टडी इसकी हमको कहाँ से मिली? बाय द चोला इंस्क्रिप्शंस। कहाँ पे हैं ये चोला इंस्क्रिप्शंस? एट उत्तरमरूर इन चिंगलीपुट, तमिलनाडु। सीधे से याद रखो, तमिलनाडु में ये चिंगलीपुट, उत्तरमपुर, बिल्कुल जबड़ा तोड़ नाम है ये सब तो। ओके, वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस। सो यहाँ से हमको पता चलता है इनके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मॉडल के बारे में। अब जो इनकी विलेज और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है, they have divided it into two types. The first was known as Ur and the second was known as Sabha या Mahasabha. Now see, what are Ur? The General Assembly of the local residents of non-Brahmadev villages. या सिंपल सी बात करें, उर उस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन या उस तरह की असेंबली हुआ करती थी जहाँ पे लोकल रेसिडेंट्स रहते थे, जिनकी गांव में ज़मीन होती है। वेयर एज जो सभा और महासभा की असेंबली होती थी, वो उस असेंबली में किस तरह के लोग होते थे? वहाँ पे जनरली हाई क्लास या हाई क्लास, नॉट हाई क्लास नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, हाई क्लास मतलब जो उच्च कुल के माने जाते थे। ऐसे लाइक असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स, वेयर ब्राह्मण्स ओन्ड ऑल द लैंड एज ब्राह्मदे ग्रैंड्स। मतलब सीधी सी बात ये है, जो उर असेंबली होती थी विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें कौन रहते थे? लोकल रेसिडेंट्स, वहीं के निवासी जिनके पास उनकी खुद की ज़मीन थी, थोड़ा पैसा था। और सभा में कौन रहते थे? सभा में केवल और केवल रहते थे ब्राह्मण्स, जिनके पास खुद की ज़मीन होती थी, एज ब्राह्मदे ग्रैंड्स। अब बात आती है कि ये ब्राह्मदेव ग्रैंड्स मतलब क्या होता है? सो सी, ब्राह्मदेव बेसिकली देयर वर विलेजेस ग्रांटेड टू ब्राह्मण। ये जो ब्राह्मदेव होते थे, ये वो गांव होते थे जो ब्राह्मण्स को दे दिए जाते थे। तो ऐसे मतलब विलेजेस को क्या कहा जाता था? ब्राह्मदेव ग्रैंड्स। तो ये जो सभा या महासभा होती थी, जो असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स होती थी, यहाँ पे उस तरह के ब्राह्मण्स होते थे जिन्हें ब्राह्मदेव ग्रैंड्स मतलब दान की हुई ज़मीन मिली थी। बात करें कि इन असेंबली में डिस्कस क्या होता था, तो उर की बात करें तो वहाँ पे डिस्कस होते थे टैक्स, लैंड सेल एसेक्ट्रा, मतलब ज़मीन को सेल आउट करना एसेक्ट्रा, इस तरह के मैटर्स डिस्कस होते थे। वेयर इज इन सभा और महासभा द मैटर्स विच वर डिस्कस्ड वर प्रॉपर्टी ओनरशिप, फैमिली एंटीसीडेंट्स, लॉ एंड ऑर्डर एसेक्ट्रा। ये तो अभी हमने बात की टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर हम बात करें अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसको उसको कहा जाता था नगरम। और सभा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो इट वॉज नोन एज नगरम, दैट इज असेंबली इन टाउन्स सिटीज। इनके मेंबर्स कौन होते थे? व्यापारी वर्ग, द ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड आर्टिशियंस। क्या डिस्कस करते थे? टैक्स, लैंड सेल, प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्सेट्रा। जैसे उर और सभा महासभा में अलग अलग इस तरह के मैटर्स डिस्कस होते थे, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में सारे मैटर्स मर्चेंट्स ही, मतलब जो उसके मेंबर्स थे, सारे मैटर्स एक ही जगह पे डिस्कस होते थे। ओके, सो इन शॉर्ट हम ये याद रख सकते हैं कि उर सभा ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करता है, वेयर एज नगरम ये टाउन एडमिनिस्ट्रेशन या अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन शहरी क्षेत्र को डिफाइन करता है। नाउ ड्यूरिंग द चोला पीरियड लैंड्स वर ऑफ डिफरेंट टाइप्स मतलब प्रोडक्टिविटी की बात नहीं चल रही है। बेसिकली क्या है, लाइक जस्ट नाउ वी रेड दैट ब्राह्मण्स को जो लैंड दी जाती थी दैट वाज नोन एज ब्राह्मदे। सिमिलरली कभी ब्राह्मण्स को दी जाती थी, कभी नॉन ब्राह्मण्स को, पीजेंट्स को, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए, टेम्पल्स को, किसी इंस्टीट्यूशन को भी ज़मीनें दी जाती थी एज ग्रैंड, मतलब दान कर दी जाती थी। सो एज यू कैन सी इन दिस इमेज
नॉन ब्राह्मण्स को, मतलब जो ब्राह्मण नहीं होते थे, उनको जो ज़मीन दी जाती थी, दैट टाइप ऑफ लैंड वॉज नोन एज वेलनवगी. सिमिलरली ब्रह्मदे, शालाभोगा, देवादना एंड पलिचचंडम. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इसको पढ़ने से मतलब क्या है? इसको पढ़ने से ये मतलब है कि डायरेक्टली हम इन नामों को पढ़ के ये समझ सकते हैं कि मतलब अगर वेलन वगैरह तरह की ज़मीन है, मतलब क्या है कि वो इस तरह की ज़मीन है जो किसी नॉन ब्राह्मण को दी है. अगर देवदाना नाम की कोई ज़मीन है, मतलब वो किस तरह की ज़मीन है जो कि टेम्पल्स को गिफ्ट, जो टेम्पल्स को दान में दी गई है. सो एक मतलब अपने समझने के लिए है, बाय दीज नेम्स वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी ज़मीन किस काम में ली जाती थी. नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर इकोनॉमी. Now Cholas, they encouraged trade and commerce, and the Coromandel and Malabar coast were the centers of India state with Southeast Asia. मतलब चोलास जो हैं वो ट्रेड एंड कॉमर्स में मतलब काफ़ी एक्टिव थे, और जनरली वो कहाँ करते थे, किस पोर्शन में, बाय द कोरोमंडल एंड मालाबार कोस्ट. वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे फॉर द इकोनॉमी, और ये इंडिया को किससे जोड़ते थे, बाय द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. और इस ट्रेडिंग में गवर्नमेंट का भी प्रॉपर शेयर होता था. गवर्नमेंट मतलब किंग, उसका भी एक प्रॉपर शेयर होता था. उसका शेयर कैसे निकाला जाता था, प्रॉपर लैंड सर्वे होता था, उसी के अकॉर्डिंग कितनी ज़मीन है क्या है, गवर्नमेंट्स का शेयर लैंड रेवेन्यू में फिक्स होता था. अपार्ट फ्रॉम दैट टैक्स वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम टोल्स ऑफ ट्रेड प्रोफेशंस एंड फ्रॉम द नेबरिंग टेरिटरीज. यहाँ पे एक लाइन लिखी है, एंड द प्लंडर ऑफ नेबरिंग टेरिटरीज. प्लंडर मतलब होता है कहीं पे जाके लूटना. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सी, हम किसी किंगडम में रहते हैं, हम दूसरे किंगडम में जाके वहाँ पे लूट पाट मचा रहे हैं, मतलब लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मतलब पूरी एक सेना की, एक पूरा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुआ, वहाँ से जितना भी सामान लूट के ले गया है उसका भी टैक्स देना पड़ता था. ओके, किसको देना पड़ता था? किंग को देना पड़ता था, गवर्नमेंट को देना पड़ता था, ताकि वहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे से रन कर सके. सो दिस वाज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. नाउ अपार्ट फ्रॉम बीइंग ग्रेट वॉरियर्स, द चोलास वर ऑल्सो वेरी स्किल्ड इन द टेम्पल आर्किटेक्चर. It is believed that the temple architecture in the south reached its climax under the Cholas. मतलब चोलास के टाइम पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो अपने सर्वोच्च स्थान पे था. किस तरह के टेम्पल्स, मतलब क्या स्टाइल्स थी जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर होता था? इट वॉज ऑफ द्रविडियन स्टाइल. अब ये द्रविडिया स्टाइल क्या होता है? द्रविडिया स्टाइल मतलब होता है एक स्टोरी के ऊपर दूसरी स्टोरी. एज यू कैन सी इन द पिक्स ऑफ दिस कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची एंड योर होयसलेश्वरा टेम्पल, यहाँ पे आपको इस तरह का व्यू दिख जाएगा, स्टोरी पे एक स्टोरी. ओके, दिस इज नोन एज फॉर द्रविडियन स्टाइल. अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ के मतलब ये लोग मंदिरों में एक गर्भगृह भी रखते थे. आज की डेट में भी आपने सुना होगा कि मंदिर में गर्भगृह होता है. इन इंग्लिश इट इज़ नोन एज चीफ डीटी रूम. ओके, देन जो टेम्पल्स होते थे दे वर फ्रीड फ्रॉम पेइंग रेवेन्यू, मतलब उन्हें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. दे वर फ्रीड फ्रॉम दिस. नाउ एज यू कैन सी इन द पिक्चर, a fine example of Dravidian style architecture is the 8th century temple of this Kailashnath at Kanchipuram and the Hoysaleswara temple. It is basically of Cholakyan style. चौलक्य स्टाइल बेसिकली जो थी वो एक मिक्स स्टाइल थी. किसकी? नागरा और द्रविड़ा. तो ये एक एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि इस तरह के भी टेम्पल्स बनते थे. लेकिन अगर हम मेन बात करें सो दे मेनली लेड एम्फेसिस ऑन द द्रविडियन टाइप्स ऑफ टेम्पल्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल है कैलाशनाथ टेम्पल, दैट इज बिल्डिंग स्टोरी अपॉन स्टोरी. योर स्टाइल ऑफ आर्ट, तो आर्ट जैसे टेम्पल में टेम्पल आर्किटेक्चर अपने क्लाइमेक्स से पहुंच चुका था, उसी तरह से अगर हम बात करें आर्ट की, मतलब कला की, सो इट ऑल्सो अटेन्ड हाई स्टैंडर्ड. दे लेड एम्फेसिस ऑन मेटल स्कल्पचर्स, स्पेशली लाइक द डांसिंग फिगर ऑफ शिवा. जो नटराज का जो आपने देखा है, ब्रॉन्ज की नटराज का स्टैच्यू देखा होगा आपने कई बार मंदिरों में, बहुत सारी जगह. सो इट इज़ बेसिकली ऑफ दिस चोला पीरियड ओनली. दैट इज जो डांसिंग फिगर ऑफ शिवा है जिसको कहा जाता है नटराजा, इट बिलोंग्स टू दिस पीरियड ऑफ चोला एंड इज कंसिडर्ड एज अ ब्रॉन्ज
masterpiece. Then comes your inscriptions. चोला इंस्क्रिप्शंस जो हैं, मतलब अगर हम बात करें चोला डायनेस्टी की, तो जो हमको मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है, इट इज़ ऑब्टेन थ्रू द इंस्क्रिप्शंस ओनली. तमिल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डेड द डिटेल्स ऑफ लैंड ग्रांट्स, देयर कॉन्केस्ट एंड इवेंट्स. ये जो अभी जो हम इतनी बात कर रहे थे कि इसे अभी हमने पढ़ा था, इतनी अलग अलग तरह की ज़मीनें थी, लाइक वेलनवगी जो कि नॉन ब्राह्मण्स को दी जाती थी, देवादना जो कि मंदिरों को दान में दी जाती थी. तो हमको इन सब की बेसिकली ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? बाय दी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोला एम्पायर. देन इन्हीं इंस्क्रिप्शंस में हमको रॉयल सील भी मिलती है इस डायनेस्टी की. इन्हीं इंस्क्रिप्शन से हमें ये भी पता चला, जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द चोला एम्पायर, तो उत्तरमपुर टेम्पल इंस्क्रिप्शन से इन द ईयर 919 हमको ये पता चला था. अपार्ट फ्रॉम दैट राजा चोला के जितने भी कॉन्क्वेस्ट थे, जो उनको गिफ्ट्स मिलते थे, ये सब इंस्क्रिप्शन से हमको इनका एक डिटेल्ड व्यू मिलता है. सो वी कैन से दैट इंस्क्रिप्शंस हियर ऑल्सो इट प्लेड वन ऑफ द मीन्स ग्रेट सिग्निफिकेंस. टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सो बेसिकली संस्कृत और कन्नड़ लिटरेचर की इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई. बहुत से भक्ति सेंट्स, दैट इज़ अलवर्स एंड नयनार्स, दे इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम. अलवर्स कौन होते हैं? जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं. वेरेस नयनार्स वो होते हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं. और इन अलवर्स और नयनर्स की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमको किस बुक में मिलती है? एक बुक जिसका नाम है त्रिमुरारीज. ये बेसिकली एक बुक है 11 भागों में, जिसे बोला जाता है कलेक्शन ऑफ 11 वॉल्यूम्स. हमको इसमें अलवर्स, नयनार्स और इस टाइम के लैंग्वेज लिटरेचर की डिटेल व्यू में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है. एंड सिंस आई टोल्ड यू दैट ग्रोथ ऑफ संस्कृत एंड कन्नड़ लिटरेचर वॉज एट इट्स पीक ड्यूरिंग दिस पीरियड, उसी टाइम की एक बहुत ही फेमस रामायण दैट इज कंबन्स रामायण इज अनदर क्लासिक जेम ऑफ दिस पीरियड. ये कंबन रामायण क्या है? ये भी एक रामायण है, लेकिन कंबन रामायण भी बेसिकली नॉर्मल रामायण ही है, बट वो तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है. किसने लिखी है? एक तमिल पोएट, सॉरी दिस आई फॉरगॉट टू राइट, तमिल पोएट कंबर, when in the 12th century. So this was all about the socio-political and economic view of the Chola dynasty. With this we come to an end of overall Chola dynasty. Thank you.